चांस है कि एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई होंगी। पेशेंट पूछता है ना कि हमको फिशला कैसे हो गया, हम तो ना दारू पीते हैं ना मांस खाते हैं, तभी मुझे हो गया। तो हो सकता है किसी कारण बस एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हो गई है। तो 1.5 सेंटीमीटर हम नीचे आ गए तो हमें क्या मिले, कॉलम्स। और ये डेंटेड दांत लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसीलिए इसको डेंटेड लाइन या पेक्टिनेट लाइन बोलते हैं। जब इससे नीचे फिर 1.5 सेंटीमीटर चलेंगे तो फिर एक लाइन हमें मिलती है, क्या नाम बोलते हैं उसको, व्हाइट लाइन्स या हिल्टन लाइन्स कहते हैं। ठीक बेटा। और इससे जब लगभग 0.8 सेंटीमीटर चलेंगे तो हमें एनल वर्स मिलेगी। ठीक ना। तो इतना मोटा मोटा एनाटॉमी आपको आनी चाहिए। अभी तो थोड़ा डीप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि फिशर पढ़ने जा रहे हैं। तो फिशर में हमारा जो मेन पार्ट है इन्वॉल्व हो रहा है वो डेंटेट लाइन से लेके एनल वर्स तक का एरिया। तो लगभग 2.3 सेंटीमीटर का जो एरिया है डेंटेट लाइन से लेके एनल वर्स तक, यहीं पे फिशर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। समझिए ना। ठीक ना। अब क्या है, जैसा हमने बताया कि ये एनल कॉलम्स क्या है, सॉरी ये डेंटेट लाइन क्या है, एक लैंडमार्क है। इसके नीचे की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सब अलग है। ब्लड सप्लाई जब देखेंगे तो हम लोग पाइल्स पढ़ेंगे, क्योंकि पाइल्स में खून जो ब्लड वेसल्स होती हैं डायलेट हो जाती है, इसलिए पाइल्स बन जाता है। यहाँ पे क्या है, हम केवल नर्व सिस्टम आपको बताएंगे। नर्वस सिस्टम की वजह से फिशर का पेन होता है। डेंटेट लाइन के ऊपर जो नर्व होती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इनर्वेशन होता है। ऑटोनॉमिक समझते हैं ना, जो हमारे अंडर कंट्रोल में कुछ नहीं है, वो सब अपने आप होता रहता है वो बॉडी का। लेकिन डेंटेट लाइन के नीचे कौन सी नर्व होती है, सोमैटिक नर्व का इनर्वेशन होता है। सोमैटिक नर्व बहुत पेनफुल होती है, समझ गए ना बेटा। तो अगर हम नर्व की बात करें, यहाँ जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, और यहाँ पे क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का इनर्वेशन। सोमैटिक जो होती है पुडेंडल नर्व, नीचे की तरफ क्या होती है, पुडेंडल नर्व, पुडेंडल कैनाल के थ्रू अंदर आती है। ठीक ना। इंफीरियर रेक्टल नर्व भी से एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि पुडेंडल नर्व इंफीरियर रेक्टल नर्व में बदल जाता है। तो जो यहाँ की नर्व होती है डेंटेट लाइन के नीचे, वो पेन और टेम्परेचर को बहुत ज्यादा सेंस करती है। समझे ना। इसका क्या मतलब है, पेन और टेम्परेचर, यानी गरम गरम होगा तो हमें पता चलेगा, और अगर उसके ऊपर गरम गरम होगा तो नहीं पता चलेगा। तो पेन अगर पेशेंट बता रहा है, इसका मतलब बीमारी कहाँ पे है, उसको डेंटेट लाइन है, समझ गए ना। क्योंकि इसके ऊपर ना तो पेन को सेंस करता है ना टेम्परेचर को, यानी गरम गरम भी होगा तब भी नहीं बताएगा, केवल क्या सेंस करेगा, प्रेशर। यानी अगर आप उंगली किसी मलद्वार में आप जब फिंगर इंसर्ट करेंगे तो शुरू में तो दर्द बताएगा, रे बहुत दर्द हो रहा है, जैसे अंदर उंगली गई दर्द गायब। मतलब बाहर तो पता चलेगा, अंदर नहीं पता चलेगा। लेकिन प्रेशर लगे, अरे डॉक्टर साहब निकाल लीजिए, बहुत अंदर कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा है, तो प्रेशर फील होगा। इसीलिए बेटा अगर डेंटेट लाइन के ऊपर कट लग जाए, चीरा भी लग जाए, तो उसको दर्द नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर इस्चियोरेक्टल फोसा में या ऊपर लिवेटर नहीं मसल्स ऊपर नीचे अगर उसको फोड़ा बन गया है, एब्सेस, डीप पेरिनल टिश्यूज अगर में फोड़ा बन गया है, उसको प्रेशर फील होगा। क्या कहते हैं, उसको भारी भारी लग रहा है बट दर्द तो नहीं हो रहा है। ठीक ना। तो इसका मतलब कह रहा है भारी भारी अंदर लग रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, तो हमारी बीमारी कहाँ है, डेंटेट लाइन के ऊपर इस तरफ है। लेकिन कह रहा है हमें बहुत दर्द हो रहा है, डेंटेट लाइन के नीचे। इसीलिए हो सकता है कि जो इंटरनल हेमोराइड्स होते हैं वो डेंटेट लाइन के ऊपर होते हैं, चाहे ग्रेड 1 हो, ग्रेड 1 तो ग्रेड 2 में बदलता है, ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4। ठीक ना। उसको खाली लगता है कुछ बाहर आता है, और क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि दर्द नहीं हो रहा है। इसीलिए पाइल्स इंटरनल हेमोराइड का पेशेंट कभी भी आपको इसलिए नहीं दिखाने आता कि उसको दर्द हो रहा है, इसलिए आता है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा। क्योंकि इंटरनल हेमोराइड किससे बनता है, सुपीरियर रेक्टल वेन की वजह से ना। तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, नीचे की तरफ। तो बेटा पेशेंट को जब फिशर होगा ना, जैसा अभी सर ने बताया, ऐसे कट लग जाता है। तो व्हाट इज फिशर, समझिए ना ये पूरी पिक्चर। ये डेंटेट लाइन, ये देखिए एनल कॉलम्स, कॉलम्स हम मार्गेनी बोलते हैं इसको। नीचे ये हिल्टन लाइन, हिल्टन लाइन के ऊपर 1.5 सेंटीमीटर ये और 0.8 सेंटीमीटर ये, यानी 2.3 सेंटीमीटर का एरिया हमारा
समझ गए ना। तो फिशर में हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। एनाटॉमी पूरी समझ में आ गई? क्यों दर्द हो रहा है? सोमैटिक नर्व, डेंटल नर्व का इन्वोल्यूशन, ठीक ना। आगे बढ़े अब तो समझ में आ गया ना। ठीक, पाइल्स का पेशेंट पेन क्यों नहीं बताता? क्योंकि उसके ऊपर है कौन सी नर्व है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नीचे अगर कोई दिक्कत हो गई तो पेन। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर बोर्ड शेप दिख रहा है, जब आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट बोलता है कि मैं लॉन्ग टर्म से कॉन्स्टिपेटेड रहा हूँ, जिसके लिए मैंने लैक्सेटिव्स वगैरह यूज़ किए हैं। जब तक वो लैक्सेटिव्स यूज़ करता है, स्टूल सॉफ्ट होता है, तब तक तो वो इन चीज़ों से बचता रहता है। बट इन मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन उन लैक्सेटिव की थोड़े दिनों के बाद अपनी जो गट है उसको आदत बन जाती है। वो आदत बन जाने के बाद पेशेंट वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है। फिर जब हार्ड स्टूल होता है या उसकी डाइट, अगर वो जो डाइट ले रहा है उसके लिए हैबिचुएटेड है, जैसे नॉनवेज लेते हैं लोग, अगर उसके लिए वो हैबिचुएटेड है और उनको आइडिया नहीं है कि इसके साथ फाइबर भी जाना चाहिए, तो बहुत बार इस तरीके से कट लग जाता है। ये कट, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो नर्वस सिस्टम है नीचे पूरी तरीके से, जब भी आपको ये फिशर वाला पेशेंट आएगा वो आपको हमेशा अपने पेन की वजह से अप्रोच करेगा कि बहुत सीवियर पेन हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो स्किन टैग आप नीचे देख रहे हैं, पेशेंट फर्स्ट एक्यूट कंडीशन और क्रॉनिक कंडीशन की जो स्थिति होती है, एक्यूट कंडीशन में 90% पेशेंट आपको अप्रोच नहीं करता। एक्चुअली मलदार की बीमारी है, हेजिटेट करता है। इनिशियल फेज में जब कट लगता है तो वो बॉडी सेल्फ रिपेयरिंग करती है। लैक्सेटिव मोस्टली, ये भी आपने देखा होगा, हम लोगों को तो आयुर्वेद में पेशेंट सबसे लास्ट वाले पावदान पे रखता है। पेशेंट पहले मॉडर्न को अप्रोच किया, उन्होंने लैक्सेटिव दिया, स्टूल साफ हो गया, स्पेस मिल गया, हील कर दिया। 2, 3, 4 कट लगे, पेशेंट ने कभी आयुर्वेदिक फिजिशियन को या आयुर्वेदिक क्षार सूत्र सर्जन को अप्रोच नहीं किया। अब ये जो स्किन टैग है ये बॉडी का खुद का नेचर होता है। कभी भी कोई भी वुंड जब हीलिंग होता है तो मार्जिन पे जो स्किन है वो उभरती है, 2-4 बार में स्किन टैग बन गया, क्रॉनिक में कन्वर्ट हो गया। अब आप लैक्सेटिव दो या कोई भी मेडिसिन औषधीय रूप में आप इसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेड टिश्यूज मार्जिन पे बन गए। अब ये जो डेड टिश्यूज हैं वो उस वुंड को हील करने ही नहीं देते। यानी कि अब आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि ये औषधीय उपचार से ठीक नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमारा सुपर, जिस चीज़ के लिए हम लोग आयुर्वेद में अपने को एकदम प्रतिस्थापित कर सकते हैं आज मार्केट में, छारसूत्र। इसके अलावा मॉडर्न के पास भी कोई ऑप्शन नहीं इस तरीके से। थोड़ा सा वो रिलीफ जरूर दे देते हैं लेकिन इससे छुटकारा नहीं दिला सकते। आगे डॉक्टर साहब बता रहे हैं आप। हाँ, तो फिशर क्या हो गया बेटा? बहुत सीधी सीधी चीज अगर लोग चीजें समझे तो जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा पेन के साथ में आएगा, या अगर उसको कभी पेन हुआ अपने आसपास से कहीं मेडिकल स्टोर से दवा लेके खा लेगा। हमारे पास तो वैसे क्रॉनिक कंडीशन में भी मान लो 2 महीने के बाद आ रहा है तो, और ब्लीडिंग होगी, उसको पेन होगा, इसी चीफ कंप्लेंट को लेके हमारे पास आएगा। तो हमारे सबसे पहले हम उसको एग्जामिन करेंगे, देखेंगे हाँ हम लोगों मतलब में कट लगा हुआ है, तो हमने अपने प्रॉपर डायग्नोसिस बना ली, हाँ इसको फिशर हो गया है। अब बस चूंकि फिशर थोड़ा प्रोग्रेसिव डिजीज है, इसमें जो एक्यूट है फिर क्रॉनिक है, क्रॉनिक के बाद इसमें छोटे से एब्सेस बन जाते हैं, एब्सेस के बाद फिर फिस्टुला बन गया। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि अगर क्रॉनिक फिशर बना है 6 पे है तो हम लोग 6 पे ही थोड़ा सा नीचे जाके एक एब्सेस बन के ड्रेन करने लगता है। तो ये हम लोग को बस थोड़ा सा अपना क्लिनिकली देखना है, और जब भी पेशेंट हमें इस तरह के फीचर बताता है तो हम वहाँ से डायग्नोसिस बना सकते हैं। और तो बहुत फिशर में नहीं आगे। फिशर क्या हो गया? अ लॉन्गिट्यूडनल कट इन द लाइनिंग ऑफ एनल कैनाल बिलो द या अप टू डेंटेड लाइन। डेंटेड लाइन तक
एनल बोर्ड से डेंटेड लाइन तक कट लग गया, या कभी कभी उसको ऊपर भी कट चला जाता है, ऐसा नहीं डेंटेड लाइन ही होता है, लेकिन डेंटेड लाइन के ऊपर आपको कट में दर्द और फील नहीं होगा प्रेशर, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ाते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस मेन कैसे चीज होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, इस पे गौर करना बेटा, यहीं पे चूक जाते हैं ये यहाँ सबको नोट पे- कर लेना। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, यही आपको डीडी बनेगा और पेशेंट आप फिल्टर कर पाएंगे कि मेरे के लायक कौन सा पेशेंट है। क्योंकि मैंने पहले शुरुआत में बताया, पेशेंट आएगा मलदार में पेशेंट कोई इस तरह से आएगा, कोई भी बीमारी लेके आएगा, उसका कहेगा हमको बवासीर हो गई है, डॉक्टर साहब हमको बवासीर की दवाई दे दो, दिखाने के लिए हो सकता है तैयार ही ना हो, क्योंकि भाई ऐसी जगह बीमारी है, हेजिटेट करेगा। तो सबसे पहले हम उसकी क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स के बेस पे पहचाने कि हो सकता है ये पेशेंट वाकई में बवासीर का आया हो। गलत कह रहे हैं बताओ भाई, ऐसा तो आएगा नहीं कि हाँ चलो चलो लेटो भाई लेटो देखेंगे ना। सबसे पहले हमें क्या पूछना है, सिम्टम्स। व्हाट इज सिम्टम्स? सिम्टम्स होते क्या हैं ना। जो पेशेंट अपनी कंप्लेन हमसे शेयर करता है उसे हम लोग सिम्टम्स कहते हैं, और जो हम लोग देखेंगे जाकर फोटो दिखा दीजिए। इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा दीजिए। कभी भी इस तरह का अगर हम लोग प्रेजेंटेशन देखने में तुरंत मिलता है, जैसे ये एंटीरियर फिशर है ऊपर की तरफ लगा है, यहाँ पे देखिए ये स्किन टाइप दिखा है, क्रॉनिक फॉर्म है, ये एकदम से एक्यूट कंडीशन में है, हम लोग ऐसे कट दिखेगा बस। लेकिन बेटा 100 पेशेंट देखोगे आप तो वो वाले 20 आपको शायद दिख जाए, लेकिन स्किन टैग के साथ बाकी आएंगे, क्योंकि वो मेडिकल स्टोर और वो करते करते वो 6 महीने बिता चुके होते हैं। एक इमेज इस तरह की देखिए, स्किन टैग बन रहा है और इसमें कट इतना डीप है कि यहाँ पे हमें स्फिंक्टर टेप दिख रहा है। ऐसे ही ये देखिए कट, क्रॉनिक कट है, हील हो गया है, और यहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन दिख रहा है। ये जो स्किन जो ये लटक रहा है हल्का सा एक स्किन टाइप का, इसको क्या बोलते हैं? स्किन टैग, या दूसरा नाम सेंटिनल टैग। सेंटिनल टैग। और पेशेंट क्या समझेगा? पाइल्स हो गई है, क्योंकि उसको हर सूजन पाइल्स ही समझ में आती है। तो ये क्रोनिक फिशर का पेशेंट है। क्रोनिक फिशर, अभी हम लोग जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में तब हम लोग एक्यूट और क्रोनिक थोड़ा सा देखते हैं। तो हाँ वो सब ले लेंगे, अभी लैपटॉप से जल्दी खींच लो। इसमें एक खासियत ये है कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है। अब देखो अभी क्या देखा आपने, ऊपर फिशर देखा, नीचे फिशर देखा, साइड में भी फिशर दिखेंगे। तो ये फिशर तो है, लेकिन ये हो सकता है किसी और बीमारी से जुड़ा हो, अभी सब समझाते हैं। ठीक है, पहले समझ लो पाइल्स फिशर होता क्या है। ये देखो, ये भी कहेगा हमको खुजली हो रही, जलन हो रही है, तो क्या फिशर है ये? फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, अब ये भी देखो, ये भी क्या फिशर है? देखो फंगल इन्फेक्शन है। ये भी क्या है? फंगल इन्फेक्शन है। बच्चों में बहुत कॉमन है इस तरह का, रैशेस दिखते हैं। तो हम लोग मल द्वार की जब बीमारी पड़ रहे हैं तो हमें सब कुछ डायग्नोसिस बनाना सीखना है। और अब आते हैं हम लोग फिशुला। अब ये क्या है? पाइल्स में कौन सी पाइल्स? अरे बाहर से दिख रहा है तो एक्सटर्नल होगा, इंटरनल होगा, ठीक ना? दिमाग ही नहीं लगाना। एक ये एक्सटर्नल हेमोराइड है। एक्सटर्नल हेमोराइड जो होता है इंफीरियर रेक्टल वेन के मतलब डायलेट होने से बनता है। और जब भी एक्सटर्नल हेमोराइड दिखेगा, ब्राउन कलर, जो भी स्किन होगी, गोरा होगा तो थोड़ा सा गोरा गोरा दिखेगा, ब्राउन कलर की स्किन होगी तो ब्राउन ब्राउन दिखेगी, जो कलर यहाँ पे होगा वही कलर का दिखे तो एक्सटर्नल हेमोराइड। और अगर ऐसा कुछ दिखे तो ये भी पाइल्स है, ये फिशुला है। हो सकता है मलद्वार के आसपास से पस बह रहा हो, और हो सकता है मलद्वार के अंदर से पस आ रहा हो, तो ये भी पाइल्स नहीं है, फिशुला है बेटा, है ना। अब हम लोग ने ये तो देख के बना लिया, फिशर, फिशुला, पाइल्स ना, समझ गए। अब हम ये इंटरनल हेमोराइड। इंटरनल हेमोराइड रेड चेरी कलर के होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 3। घड़ी में जहाँ पे 3 बजता है, जहाँ घड़ी में 7 बजता है, जहाँ घड़ी में 12 बजता है, इसको 11 बजता है, जिसे प्राइमरी हेमोराइड्स कहते हैं। और इसके अलावा भी अगर छोटे छोटे दिखे तो सेकेंडरी हेमोराइड्स। जैसे इस इमेज में दोनों ही दिखते हैं, ये इंटरनल हेमोराइड है, ये एक्सटर्नल कंपोनेंट है। देखो एक्सटर्नल इंटरनल ना, ब्राउन कलर का एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है, रेड चेरी। अब हम लोग आते तो अब पेशेंट हमारी क्लिनिक पे आया तो कैसे पहचानेंगे कि ये पाइल्स, फिशर, फिशुला काहे का पेशेंट आ गया? ये तो हमने साइंस देख लिए,
जब हम उसको चेक करेंगे अंदर ले जाके, लेकिन अभी उसकी बातों से हमें पकड़ना है कि इसको पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है। तो पेन, दर्द, तो अपने आयुर्वेद में परिकर्तिका बोलते हैं ना इसको, परिकर्तिका। उस दर्द का नाम क्या है? हाँ? कर्तनवत पीड़ा, मतलब कोई कैंची से चीर रहा है तो कर्तनवत पीड़ा, शार्प शूटिंग पेन। इतना भयानक पेन हो रहा है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब पेशेंट जो है ना, अगर उसको फिशर का दर्द होता है ना, तो उससे कभी बात ना करना, मतलब हम लोग से क्या लड़ाई करेगा, अपने घर वालों से लड़ाई करने लगता है कि भैया बोलो नहीं, बहुत दिमाग खराब है, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ बोलो नहीं, एकदम सन्नाया हुआ रहता है, इतना दर्द करता है। और जब बैठेगा ना कुर्सी पे तो थोड़ा ऐसे बैठ जाएगा, थोड़ा फिर ऐसे बैठेगा, गाड़ी चलाएगा तो एक किनारे होकर चलाएगा। तो बैठते ही पकड़ लो कि ये फिशर का पेशेंट आया, समझिए ना। क्या बैठे, बैठ के दिखाते हैं कैसे बैठता है। जैसे आपके क्लिनिक पे आया बैठा तो पेशेंट ऐसे बैठेगा, फिर थोड़ा ऐसे कैसे बैठ जाएगा, फिर थोड़ा ऐसे बैठ जाएगा, तो समझ लो किसका पेशेंट आया है, फिशर का पेशेंट। शार्प शूटिंग पेन फिशर में। फिशुला में जल्दी दर्द हो तो नहीं करता है, लेकिन एक कंडीशन में दर्द करता है। कब? जब उसमें एब्सेस हो। और एब्सेस कहाँ हो? अभी तो पढ़ा है, डेंटेल लाइन की तरफ, इधर पेरिएनल स्पेस में, और इश्यो एनल फोसा में। इश्यो रेक्टल फोसा का जो एब्सेस होता है वो थोड़ा डीप होता है, उसमें जल्दी पेन नहीं होता है, बस उसको प्रेशर भारी भारी से लगेगा। लेकिन अगर पेरिएनल स्पेस में एब्सेस है, क्योंकि पेरिएनल स्पेस में जो फैट होती हैं वो बहुत कंजेस्टेड होती हैं, सेप्टा द्वारा अलग अलग होती है, स्पेस बहुत कम होता है, पस बनेगा तो गुल्ला एकदम सॉलिड सॉलिड सब फोड़ा दिखाई देगा। और जो डीप टिश्यू में फोड़ा बनेगा उसमें ज्यादा स्पेस होता है, तो जब तक इतना बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक पेशेंट आप फील करने से पता नहीं चलेगा। तो इसमें थ्रॉबिंग पेन, टपकन जैसी दर्द होती है। अगर पेशेंट बता रहा है बहुत तेज जलन हो रही है, फिशर, पेशेंट कह रहा है टपक टपक के दर्द कर रहा है, फिशुला के एब्सेस, अगर कह रहा है कि पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन एक सूजन आ गई है, बहुत पत्थर जैसी सूजन आ गई है, तो थ्रोम्बोज पाइलमास, जो पाइल्स था अभी उसमें खून के थक्के फंस गए हैं। अभी थ्रोम्बोज पाइलमास का पिक्चर हमने नहीं इसमें डाला। और फंगल में पेन ऑन नहीं करेगा। तो समझ लो 4 बीमारी लिख के रखो अपने टेबल पे। पेन कैसा बता रहा है उसके बेस पे डिसाइड कर लो कि कौन सा मरीज है ये। बर्निंग, पेशेंट दूसरा जो सिम्टम बताएगा वो बर्निंग का बताएगा। बर्निंग इसलिए होती है क्योंकि जो हम लोग का फिकल मटेरियल होता है वो होता है एसिडिक, और एसिड को किसी घाव पे लगाएंगे तो हमें बर्निंग होगी, सीधा सीधा। और जैसे फिशुला में बर्निंग, बाकी किसी में हमें बर्निंग नहीं मिलेगी, कई बार फंगल में इचिंग के साथ बर्निंग मिलती है, जैसे भी उन्होंने फोटो देखा है। बाकी तीसरा है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग, फिशर में ब्लीडिंग जो एक्यूट वाले होते हैं उसमें कम होती है, लेकिन क्रॉनिक होता है तो कई बार, और डीप टिश्यू में सिटेटा भी जैसे हम लोगों ने देखा था तभी ब्लीडिंग होती है उसमें। और फिशुला ब्लीडिंग नहीं होती है, हेमरॉइड में हैवी ब्लीडिंग होती है, स्प्लैश इन द पैन, मतलब जैसे करंट दिया गया हो मतलब से, जैसे ही वो मोशन के लिए बैठेगा और जैसे उसके पाइलमास बाहर आएंगे एकदम से ब्लीडिंग होगी। तो हैवी ब्लीडिंग हमेशा हेमरॉइड में ही होती है, फिशर में बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है। बस कई बार हम लोग एग्जामिन करते हैं तब भी हल्की हल्की ब्लीडिंग दिखाई पड़ेगी, जब पॉटी करता है तो उस पर एक लाइन जैसी आएगी। और इचिंग, फिशर में इचिंग होती है क्योंकि जब घाव हील करने लगता है तभी उसमें इचिंग होती है। और बाकी फंगल इन्फेक्शन में ही इचिंग होती है। तो भाई आपके पास इचिंग का पेशेंट आया है, कह रहा है डॉक्टर साहब बहुत खुजली हो रही है, आप बताओ कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? फिशुला हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, क्या क्या होगा? फिशर या फंगल इन्फेक्शन। अब हम साइंस अंदर ले जाकर चेक कर लेंगे, दोनों में से एक चीज पता चलेगी। अगर स्किन का कलर नहीं बदला है, चेन कोई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब फिशर की स्किन है। स्किन का कलर बदल गया है, फंगल इन्फेक्शन है। ब्लीडिंग कह रहा है डॉक्टर साहब, ब्लीडिंग होती है, थोड़ा बूंद बूंद आता है, या मल में एक स्ट्रेक बन के आती है, एक लाइन बन के आ रही है, कौन सा ब्लीडिंग? फिशर की ब्लीडिंग। कह रहा है पूरी लैट्रिन भीगी रहती है, या जैसे बैठते हैं पूरा पैन लाल हो जाता है, पाइल्स का पेशेंट है, समझिए ना। पेन आया तो क्या पाइल्स का पेशेंट होगा? और सबसे ज्यादा पेशेंट पेन का ही आएगा जब उसको दर्द होगा ना। यूट्यूब पे सब ज्यादा वीडियो पता है कब मेरे दिखे जाते हैं, या हम लोग पे दिखे जाते हैं? सुबह सुबह 6 बजे के बाद लैट्रिन जाता है, दर्द शुरू हो गया तो चुपके से वीडियो देखता है कहाँ दर्द की दवा मिलेगी, समझिए ना। बेटा एक पॉइंट और मिस कर जाएंगे, बोला गया ना कि पेन होगा तो फिशर है ना। एक
पॉइंट और है यहाँ पे, देखिए कहाँ पे और पेन पॉसिबल है, जहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। थ्रोम्बोज पाइल मास जब बनेगा, जिस दिन बनेगा पेशेंट आपको ढूंढेगा सेम डे, थ्रोम्बोज तो और ऑफिस छोड़ेगा पाइल मास भी कहते हैं। आपसे कहेगा आज ही ऑपरेट करो, ठीक है ना। थ्रोम्बोज पाइल मास का पेशेंट आया तो फिशर सिर्फ देखने से, जब आप देखोगे तभी, इसीलिए डॉक्टर साहब ने पहले बताया, बैठ के भी बताया क्या करेगा, लेकिन थ्रोम्बोज पाइल मास वाला फिर बैठेगा ही नहीं, वो दिखाएगा और सेम डे आपको तुरंत पे करके तुरंत ऑपरेट कराने की बात करेगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना वहाँ पे। क्योंकि पाइल्स, जब थ्रोम्बोज पाइल मास होता है ना, तो मलद्वार के बाहर एक गुल्ला टाइप का निकल आता है, एक बहुत हार्ड स्वेलिंग हो जाती है। तो अभी तो फिशर में चलो बैठ के तो बैठ रहा है, और पाइल्स में अगर He थ्रोम्बोज हो will गया तो not बैठेगा ही नहीं। comfortable to sit. He or she will not sit in front of you. तो वो समझ बोलेगा लेना, सीधे लेकर चल के देखिए। सिम्टम्स के बेस पे अब हम पेशेंट को ओटी में ले जा रहे हैं चेक करने के लिए। अब ओटी को ओटी नहीं, वो ऑपरेशन थिएटर नहीं बोला जाता, ओटी रूम बोला जाता है, सॉरी ऑपरेशन रूम बोला जाता है। थिएटर पहले के ज़माने में था, अब रूम हो गया, ये चीज़ वर्ड अलग से है, तो ओटी वर्ड नहीं यूज करिएगा। ऑपरेशन रूम शुरू हो गया, ऑपरेशन थिएटर ऑफ वर्ड है। थिएटर का मतलब नंबर ऑफ पीपल सीइंग समथिंग हैपनिंग इन ऑन द स्टेज। अब वो सिस्टम तो रह नहीं गया, अब तो सब तो ठीक है। तो इससे देख के, हाँ अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें, तो आप लोगों ने ये देखा, ये पोस्टीरियर में है और ये एंटीरियर में है। एंटीरियर मिड लाइन समझते हो ना, जैसे पेशेंट आया हमारी ऐसे तो लेटेगा, लिथोटमी पोजीशन तो यही हुई ना, ये क्या है पोस्टीरियर, ये हुआ एंटीरियर, ठीक है। अब महिला पुरुष में कैसे डिफरेंट, क्योंकि अगर महिला होगी तो उसको फिशर कहाँ ज़्यादा बनेगा, और पुरुष होगा तो किधर ज़्यादा बनेगा। अगर पुरुष होंगे तो लगभग 80% जो, सॉरी 95% जो फिशर होते हैं वो पीछे की तरफ बनते हैं, ठीक ना। पुरुषों में पीछे की तरफ बनते हैं, यानी 6 o'clock पोजीशन, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो गया भगवान की, महिलाओं को आगे की तरफ ज़्यादा बढ़ना है, पुरुषों को पीछे की तरफ ज़्यादा बढ़ना है, ऐसा क्या हो गया भाई? कुछ तो कारण होगा, क्या हो बेटा, कोई दिक्कत? ज़्यादा फिशर बन रहा है, कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो गया कि पुरुषों में पीछे बन रहा है, महिलाओं में आगे बन रहा है, ऐसा क्या है? कर्वेचर ऑफ द सैक्रम एंड रेक्टम, ईश्वर ने ऐसा बनाया है हमारे शरीर को, कर्वेचर ऑफ द रेक्टम एंड सैक्रम, समझ गए ना। इसलिए पुरुषों में पीछे की तरफ ज़्यादा बन रहा है, और महिलाओं में आगे तरफ ज़्यादा क्यों बनता है, वो तो तुम लोगों को ज़्यादा पता होगा। क्या कमी है तुम लोगों में जो आगे बढ़ रहा है? पेल्विक फ्लोर, महिलाओं में एंटीरियर साइड में फिशर ज़्यादा बनता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ पेल्विक फ्लोर। पुरुषों में और 80% आगे बनता है, 20% पीछे। ऐसा नहीं महिला है तो 100% उसको आगे ही बनेगा, उनको पीछे भी, मतलब पोस्टीरियर में भी बन सकता है, लेकिन महिलाओं में एंटीरियर साइड 80% चांस होता है, पुरुषों 20% पीछे की तरफ, सॉरी उल्टा, ठीक ना। लैक ऑफ सपोर्ट महिलाओं में है, इसलिए एंटीरियर फिशर ज़्यादा बनते हैं, पुरुषों में पोस्टीरियर साइड में ज़्यादा बनते हैं ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द सैक्रम एंड रेक्टम, ठीक ना। और एक होता है रिलेटिव इश्कीमिया भी होती है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ब्लड की सप्लाई कम होना, कहते हैं ना ज़्यादा देर बैठने वाली जॉब करने से होता है, तो रिलेटिव इश्कीमिया भी डेवलप हो सकती है। तो अब आप समझ में, ये पुरुषों में और ये महिलाओं में आगे की तरफ बन रहा है, ये एंटीरियर है। एंटीरियर मतलब समझिए पेशेंट लिथोटमी पोजीशन में लेट गया, पेट ऊपर है पीठ नीचे है, तो जब आप ऐसे चेक करोगे तो नीचे की तरफ कट मिला तो पुरुष, आगे की तरफ कट मिला महिला, लेकिन 80% महिलाओं में, ऐसा समझिए ना, थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेना। अब आता है एक्यूट एंड क्रोनिक, सही है। अब एक्यूट एंड क्रोनिक, एक्यूट का मतलब होता है कि अभी अभी कट लगा, जैसे आप जा रहे हैं रोड पे गिर गए, मुनाने लगा तो कट। एक्यूट में क्या होता है कि जो ये मार्जिन्स होते हैं ये ज़्यादा इन्फ्लेम्ड नहीं होते हैं, समझ रहे ना आगे की तरफ स्किन टैग भी नहीं मिलते हैं, ये ज़्यादा
जो इसके मार्जिन होते हैं, साइड जो अल्सर होता है ना, उसके किनारे किनारे जो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, पहला आगे की तरफ स्किन टैग नहीं मिलेगा, और पीछे की तरफ हाइपरट्रोफाइड पैपिला जो डेंटेड लाइन के पास में जो होते हैं ना एनोबॉल, उसकी वजह से भी पीछे भी ऐसी स्वेलिंग और मिलती है। वो अभी आपको इस पिक्चर में नहीं है, वो गलती से मैं डाल नहीं पाया, वो ये उसमें पहली वीडियो थी। ये है। लेकिन वो है जब आप प्रोडक्ट एग्जामिनेशन अंदर फिल करो ना, जब फिंगर से टच करोगे तो अंदर एक सेल मिलेगा आपको, तो वो होता है हाइपरट्रोफाइड पैपिला। कई बार इतना बड़ा होता है जो उसको बाहर निकल आता है। वही ये जैसे पेडेंकल होता है ना, उससे लटकता हुआ नीचे मिलता है। अब आता है, हाँ, इस तरह के फिशर भी मिल सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ा, पीछे है तो पुरुष, पास से पीछे, पास से पुरुष, महिलाओं में आगे। लेकिन अगर आपको लेटरल साइड में मिल रहा है, अगल बगल में मिल रहा है, तो क्या हो सकता है, इसको कोई पेट की और बीमारी चल रही है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसे क्रोन्स बीमारी। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स को क्या मिलाते हैं, वो दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, आईबीडी, और एक आईबीएस भी होता है। तो आईबीडी जो होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, दो बीमारियां, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स। इसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, अल्सरेटिव और क्रोन्स में कैसे हम आगे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक ना। अगर उसको मल्टीपल फिशर्स मिलना है तो इसको यानी सिर्फ इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से नहीं, इसकी और जो कॉमन है पेल्विक फ्लोर के सपोर्ट की वजह से नहीं, हो सकता है कोई और पेट की बीमारी चल रही है, जिनको लंबे समय से कोई जैसे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी चल रही हो, है ना। तो ऐसे केस में हमें लंबे टाइम से लग्जेटिव लिए जाते हैं तब भी गैस्ट्रिक फ्लोरा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तब भी इस तरह हम लोग अरे जिससे मुंह में छाले पड़ जाते हैं ना, हम लोग की तो बस ऐसे ट्रीटमेंट देंगे तो जल्दी ठीक हो जाए। फंगल इन्फेक्शन समझ में आ गया आपका, पाइल्स समझ में आ गया, फिस्टुला समझ में आ गया, कॉजेस कॉजेस, फिशर के कॉजेस क्या है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी लंबे समय से उसको पेट नहीं साफ हो रहा है, हार्ड स्टूल आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेनिंग, पेशेंट लैट्रिन में बैठ रहा है तो क्या कर रहा है, कांट रहा है, लैट्रिन सही से नहीं हो रही तो उसको प्रेशर देके बाहर निकल रहा है। तो जो लैट्रिन का पहला पार्ट होता है, जो हार्ड स्टूल होता है, उसको क्या बोलते हैं, फिकोलिथ, पत्थर जैसा स्टूल। उसकी वजह से क्या होता है, हल्का सा मर्दार में चीरा लग जाता है, जिसको हम लोग फिशर बोलते हैं ना। तो प्रोलॉन्ग डायरिया, किसी को एक दिन में 10 लैट्रिन हो जाए या 5-5 बार लैट्रिन जा रहा है, एक नॉर्मल आदमी 5 बार लैट्रिन जाए तो उसको भी दर्द शुरू हो जाता है। लॉन्ग स्टैंडिंग डायरिया हो गया या लॉन्ग स्टैंडिंग फीवर हो गया, डेबिट हो गया, या कई बार लोग से जैसे कट लगाता है तो स्पिंकर टोन बहुत बढ़ जाती है। जब भी स्पिंकर टोन बहुत बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है, तो कोई भी हो स्ट्रेनिंग करेगा तो कट लगना बहुत सवाल है। बाकी डिजीज है, रेटिकुलाइटिस है, आर्टिसिस है, टीबी है या रिलेटिव सीनिया में उन्होंने बताई दिया। और बाकी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में हम लोग जैसे 600 का जो ट्रीटमेंट है, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे इससे एक्सेस बनते हैं, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अंदर से जाके ड्रॉपिंग करके जैसे बेटा एक केस हम लोग देख रहे हैं क्रॉनिक फिशर का। अब जैसे हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग को एक प्रेजेंटेशन हम लोग का इस तरह का मिला, और वो भी ऐसा प्रेजेंटेशन है जिसमें यहाँ पे एक एक्सेस बन गया है। तो ठीक है, तो हम लोग एक इलेक्ट्रोग्रेड जैसे प्रोब होता है हम लोग को, तो कहाँ से प्रोबिंग अंदर से प्रोबिंग करी, प्रोब करके अपन यहाँ से इसको छाछों निकाल देते हैं, एक छाछों कैसे नेगेट कर देते हैं, एक तो हफ्ते में ही अपने आप ही करके अलग हो जाता है। फिर बाद में इसको हम लोग को घाव मिलता है, उसको हम लोग साफ करते करते इन फ्यूचर बेटा हम लोग आपको लाइव दिखा देंगे।
जैसे ये प्रो होता है, जैसे अभी दिखा है ना, ये आपको देखो, ये तो फिशर भी है, इनको स्किन टाइप भी दिख रहा है, इनको फिशुला भी है। तो ये मल्टीपल बीमारियां लेके आए थे, तो इनको देखिए छाती फिशर के लाइगेट किया गया है। जैसे ये ना ऐसे होता है, ये प्रो होता है ना, इसके जस्ट पीछे से एक फाल्स फिशुला बनाया जाता है, और यहाँ से इसे जाके देखो, यहाँ से गए पीछे से कैसे बनाया, और यहाँ पे छासू लाइगेट किया, विदिन 7 मिनट ये दिखता है, और फिर मतलब ये प्रोसीजर हो जाता है। देखो ये हमने यहाँ किया, ये धागा निकल आया, और लीजिए हमने इसको लाइए, ये देखिए लाइए हो गया ना लाइए। बाकी छाछों की प्रॉपर्टी आपको पता है, छेदन भेदन लेखन करा। तो ये हो गया छाछू दरवाजा। दूसरा है, लेकिन छाछू से पहले हम लोग दूसरा ट्रीटमेंट करते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। सॉरी, अभी हम लोग लास्ट में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देख लेते हैं। अच्छा, हम लोग छाल एप्लीकेशन पढ़े थे ना, ये अभी अभी पेशेंट ठीक हुआ है, अभी मुश्किल से 10 दिन पहले की फोटो है। ये सब जानते हैं, जो बच्चे अभी 8-10 बच्चे सीख रहे हैं, उन्होंने देखा कि इसको पेशेंट आया, इसको हमने बोले केवल अपना यही छाल सूत्र जो होता है ना, एक होता है छाल को वहाँ पे मसाज कर देना, हमने छाल सूत्र भी 1 रात के लिए केवल यहाँ रख दिया है। उसने क्या किया, इतनी देर में छेदन भेदन लेखन सब प्रोसेस कर लिया, और यहाँ पे जो अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू थे उसको क्या कर दिया, जो अनहेल्दी टिश्यू थे उसको क्या कर दिया, हेल्दी मतलब अल्सर में कन्वर्ट कर दिया, और हेल्दी अल्सर जल्दी हील हो गया। ठीक ना। तो देखो एंटीरियर फिशर था, यहाँ पे देखे विदिन 14 डेज बाद ये पूरा ठीक होगा। ठीक ना। तो हम पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ कोशिश करें, इन्वेजिव प्रोसेस की तरफ ना जाकर पहले हम कोशिश करें पेशेंट को ऐसे ही ठीक करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बेटा फिशर का ट्रीटमेंट। पाइल्स में देखिए ये कौन कौन से पाइल्स हैं, 1 2 3, अभी क्या बता था, 3 o'clock 7 o'clock 11 o'clock। प्राइमरी हेमोराइड्स एक और लटक रहा है, सेकेंडरी हेमोराइड्स 3 को लाइगेट कर दिया, प्राइमरी जितने थे तीनों को लाइगेट कर दिया एक साथ। और देखिए ये सूख गया अगले दिन, जस्ट आफ्टर 14-15 डेज बाद यू कैन सी द रिजल्ट। दिस इज द हेमोराइड ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ छाछूतरा। दूसरी केसेस देख लीजिए, मेडिसिन बताते हैं इसके बाद फॉलो। ये देखो एक्सटर्नल हेमोराइड, इंटरनल हेमोराइड एक साथ लाइगेट कर दिया, आफ्टर 14 डेज यू कैन सी द रिजल्ट। फिशुला, सी द रिजल्ट। ठीक, जब फिशुला पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ये तो शॉर्ट में दिखा रहे हैं। भाई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कहाँ का है? बेटा बाय मिस्टेक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इसमें नहीं आ पाया, मैं 1 मिनट में दे रहा हूँ। बंद हो गया। ठीक है, ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। सबसे पहले जब भी हमारे पास फिशर का पेशेंट आता है, सर्वप्रथम यही ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। रबर का ठीक है, कभी भी फिशर को सिर्फ मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश मत करना।
फिशर केवल दवाओं से ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है, उसके साथ साथ हमें और भी उसमें मैनेजमेंट लगाना पड़ता है। इसीलिए जो है फिशर की ट्रीटमेंट में लोग जो है अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। तो हम लोग 3 पार्ट में इसका इलाज करते हैं, क्योंकि केवल मेडिसिन से अगर आप ठीक करेंगे बेटा आपको रिजल्ट जो है बहुत मिलेगा, तो 40 से 50%। अगर हमें 99% रिजल्ट देना है तो हमें ट्रीटमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहला होता है डाइट, खाना। अगर अच्छा खाना नहीं खाएगा तो आप चाहे जितना अच्छी औषधि यूज कर लीजिए, पेशेंट कभी नहीं ठीक है। तो डाइट का क्या रोल है, देखो बेटा ये है एनल कैनाल, लोअर पार्ट पे कट लगा हुआ है। कट मतलब चोट लगी हुई है, बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना। इसमें दूसरे डॉक्टरों का अलग अलग मत हो सकता है कोई हमसे अच्छा ट्रीटमेंट कर रहा हो सकता है कि वो दूसरे तरीके से ठीक कर रहे हो, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस केवल शेयर कर रहे हैं। और हम लगभग जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं हम लोग इसी से मैनेज करते हैं और हमारा पेशेंट लगभग ठीक हो जाता है, अगर दवाओं से ठीक होना वाला है तो। ठीक ना, तो हो सकता है क्योंकि अपने अपने मत हो सकते हैं, क्योंकि डाइट पर बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे अभी अमरूद का जब मैं बताऊंगा तो एक बार कॉन्सेप्ट समझिएगा, बाकी हो सकता है आपका अलग मत हो। ठीक है, तो हमारी लोअर एनल कैनाल पे कट लगा हुआ है, यानी चोट लगी हुई है। एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में चोट लगी हो तो आप उस हाथ से काम ज़्यादा करेंगी कम करेंगी, अन्यथा वो हाथ जल्दी हील नहीं करेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाएगा और आपका जो घाव है वो ठीक नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, जो अल्सर है उसको आराम देना है। ठीक ना, तो इस आराम देने के लिए सबसे पहले हम ऐसा खाना खाएंगे जिसमें हमारा मल बिल्कुल सॉफ्ट हो, यानी रुई जैसा मल हो। अगर रुई जैसा मल आएगा तो जो हमारी एनल कैनाल है उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, ज़्यादा एनल कैनाल डायलेट नहीं करना पड़ेगा। जब ज़्यादा डायलेट नहीं होगा तो जो अल्सर है वो ज़्यादा बार बार फैलेगी नहीं, यानी हीलिंग अच्छे से हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, सही बताओ। तो हमें सबसे पहले फल खाने हैं, पानी वाले फल वो भी। पानी वाले फल खाने से क्या फायदा होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, हमारा स्टूल जो है वो हार्ड नहीं होने पाएगा। ठीक है, और इसमें एक टर्म है, सॉरी एक इसके साथ एक क्या बोलते हैं नियम है कि फल तो खाने हैं, लेकिन हम लोग जो करते हैं अमरूद और पपीता मना करते हैं। क्यों? आयुर्वेद में क्या कहा गया है, अर्श को अंग की चिकित्सा में, अर्श की चिकित्सा में आयुर्वेद में क्या बोला गया है, जो हमें पथ्य खिलाना है, पथ्य या जो औषधि होती है, ऐसी औषधि या ऐसा आहार जो अग्नि को प्रदीप्त करे और वात का अनुलोमन करे, अनुलोमन करे, उसको बोलते हैं अर्श की सबसे बेस्ट औषधि। गलत करेंगी। और पारावत यानी अमरूद क्या करता है, हाँ मान लो चलो संग्राही करता है। दूसरा भाई भस्मक रोग में क्या देते हैं, पारावत अमरूद देते हैं। अब उल्टा हो गया नहीं हो गया, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा यहाँ ये अग्नि का शमन कर रहा है अमरूद। और हमें अमरूद चरक संहिता में क्या बताया गया है, ऐसी औषधि ऐसा आहार जो अग्नि को प्रदीप्त करे। तो अर्श, ग्रहणी और अतिसार ना, ये तीनों अगर अग्नि सही से रहे तो तीनों अपने आप खत्म हो जाते हैं। गलत करें तो एक तो अमरूद हमारे आयुर्वेद के हिसाब से ये टैली नहीं कर रहा है, यानी अग्नि को कम कर रहा है। दूसरा, जिस दिन आप अमरूद खाएंगे आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, उस दिन मल की मात्रा बहुत ज़्यादा आएगी, आगे देख लो। और दूसरा, जो अमरूद के बीज होते हैं आप खाओगे कभी पचा सकते हो अमरूद के बीज, तो जब मल आएगा तो अमरूद के बीज भी तो आएंगे, तो क्या करेंगे वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा करेंगे, टेंजेंशियल फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, घर्षण ज़्यादा करेगा तो कट और बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता। गलत करें, समझ गए ना। तो हमें मल की मात्रा कम रखनी है, हमें लैक्सेटिव तो देना है, हमें फाइबर्स तो कोशिश करनी है कम से कम देना है। हम ये नहीं करें लैक्सेटिव नहीं देना है, लैक्सेटिव देना है, लेकिन ऐसा भी लैक्सेटिव ना दे दो कि उसको ज़्यादा मल बना दे। ज़्यादा मल बनाएगा तो देर तक एनल कैनाल से देर तक मल नीचे जाएगा, देर तक मल जाएगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन करेगा, ज़्यादा घाव बनाएगा। इसलिए अमरूद अवॉइड किया जाता है। ना विश्वास हो अमरूद खा के देख लो,
उस दिन मल की मात्रा ना बढ़ जाए बता देना। अमरूद उसके लिए ज़्यादा फायदा करता है जिसका पेट ना साफ हो रहा हो बट मल द्वार पे कोई बीमारी ना हो, उसके लिए तो अमरूद बहुत बढ़िया लैक्सेटिव है, बहुत बढ़िया पेट साफ करने की औषधि हो सकती है। लेकिन आप जिनको भी फिशर है कोशिश करिए, या जिनको मल द्वार में कोई समस्या बन रही है उनको अमरूद ना खिलाइए। और दूसरा पपीता, पपीता बहुत अच्छा होता है, अग्नि को बहुत प्रेरित करता है, लेकिन जिस दिन पपीता खाते हैं उस दिन मल की मात्रा बढ़ी हुई आती है। मल की मात्रा बढ़ेगी तो फ्रिक्शन को ज़्यादा, मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, अल्सर बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। समझ गए ना? इसमें किसी कोई क्वेरी हो तो बता दें, क्योंकि अभी अमरूद को लेकर बहुत हमारे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा बहस हुई है कि अमरूद खिलाते हैं तो पेट साफ, अरे पेट साफ होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा ये भी तो समझ लीजिए ना। ठीक बेटा, सलाद चाहे जितना खिलाओ बहुत बढ़िया होता है, और खासकर मूली के पत्र, मूली और ये सब ज़्यादा होते हैं। जूस चाहे जितना दे दो, सारे जूस बहुत अच्छे होते हैं। देखो इसको करने से क्या है, अगर हमारी बड़ी आंत में मल कम बनेगा, मल कम बनेगा तो जो रेक्टम, भाई मल कम बाहर जाएगा, मल कम बाहर जाएगा तो हमारी फ्रिक्शन वहाँ पे कम चोट लगेगी, जल्दी घाव भरेगा। बस इतना उद्देश्य है, ठीक है। और न्यूट्रिशन 100% मिलेगा, क्योंकि किसी भी खाद्य पदार्थ को पकाने से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू घटती बढ़ती है, घटती है भाई। विटामिन सी, जितने भी हीट सेंसिटिव विटामिन होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। अभी जब हम लोग डायबिटीज मैनेजमेंट पढ़ेंगे, आप बिलीव करिए इतना खिलाइए डायबिटीज ना कंट्रोल हो जाता था, क्योंकि न्यूट्रिशन तो हमें 100% मिल रहा है भाई। जूस पीने से ऐसा तो है नहीं कि न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अब जो फाइबर होते हैं वो केवल मल बनता है, उसका कोई काम नहीं हमारे शरीर में। दलिया या खिचड़ी रात में मूंग की दे दीजिए, हल्का खाना होता है, सुपाच्य होता है, आसानी से पच जाता है। 2-3 चम्मच देसी घी डाल दीजिए। देसी घी क्या करता है, पेट का समन करता है ना, और जो होता है सूदिंग इफेक्ट भी देता है। जब बड़ी आंत में तेल जैसा जाएगा तो चिपचिपा हो जाएगा, मल आसानी से फिसलते हुए बाहर आ जाएगा। क्या ना खाएं बता दिया। मांस तो बिल्कुल बिल्कुल छूने मत देना, जो मीट होता है फैन चला देते हैं। कोई भी प्रोटीन डाइट देने से बचेगा फिशर में, और मीट तो बिल्कुल ना खिलाएगा, क्योंकि अगर फिशर का पेशेंट है और मीट खा लिया अगले दिन आपको देखिए सिम्टम बताएगा तो सब दिक्कत हो गई। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, ये सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जैसे हम लोग जब मीट खाते हैं तो सेम प्रोटीन हमारा भी है, मीट का भी प्रोटीन वही है। जब हम 1 किलो अगर मीट खा लें अगले दिन देखिएगा मल की मात्रा कम आएगी और हार्ड आएगा। जो मीट खाता होगा उसको पता चल जाएगा। अगर फिशर होगा अगले दिन आपको पेन बढ़ जाएगा, तो मीट नहीं खिलाना है। और कोशिश करिए कि जो चीज़ें अवॉइड की गई हैं। ये तो हो गया डाइट। अगर हमने डाइट अच्छे से कर दिया तो हमने क्या कर दिया, फिजिकल इंजरी को बचा दिया। बार बार चोट लगने से पेशेंट को हमने बचा लिया। अगर चोट बार बार नहीं लग रही है तो हीलिंग जल्दी होगी ना। दूसरा है सिट्स बाथ, फिटकरी या एलम के साथ। सिट्स बाथ क्या फायदा करेगा आप लोग? सिट्स बाथ से क्या होता है? स्तंभन का कार्य करता है। लेकिन फिशर में ब्लीडिंग कम होती है, तब भी डलवाते हैं। एंटीसेप्टिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी है, ठीक है। इन्फ्लामेशन को कम करता है, सूजन कम कर देता है। और जब गर्म पानी में आप बैठते हैं तो आपकी जो स्फिंक्टर्स का स्पाज्म होता है, एक वर्ड हम लोग पीछे भूल गए। जब किसी को फिशर होता है तो जो ये स्फिंक्टर्स होते हैं ना, इंटरनल और एक्सटर्नल, इसमें स्पाज्म हो जाता है। मलद्वार कहते हैं छोटा हो गया, आपने वर्ड सुना होगा ये कि मलद्वार बहुत छोटा हो गया। जब आप पेशेंट को चेक करेंगे जिसको फिशर का पेन होगा, जैसे मलद्वार को देखेंगे एकदम छोटा सा मलद्वार दिखेगा। ये आप फिंगर इंसर्ट करने की कोशिश जाने नहीं देगा अंदर, बिकॉज ऑफ स्पाज्म ऑफ स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर जो होते हैं स्पाज्म में चले जाते हैं। इसीलिए मॉडर्न में ड्यूटिया जैसे क्रीम यूज की जाती है, स्फिंक्टर को डायलेट किया जाता है। ड्यूटिया जैसे क्या करती है, मसल को रिलैक्स कर देती है। जानते नहीं जानते, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं पड़ा है, डायबिटीज मैनेजमेंट, ठीक ना।
तो यहाँ पे हम लोग क्या है, जैसे ही गर्म पानी में बैठेंगे वो भी स्पाइन को तुरंत रिलैक्स कर देता है। इधर गर्म पानी में बैठा नहीं पेशेंट, पेन 50% आराम। किसी को प्रेशर हो तुरंत गर्म पानी बैठाइए, हल्का गुनगुना पानी, गर्म नहीं, हल्का गुनगुना पानी, जितने गुनगुने पानी से पेशेंट नहा सकता है। कई लोग ज़्यादा जल्दी आराम के चक्कर में ज़्यादा गर्म पानी बैठ जाते हैं, अब पूरा स्किन यहाँ की जल जाती है। मजाक नहीं करने, लोगों के साथ होता है। हल्का गुनगुना पानी लिख दो, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, हल्के गुनगुने पानी में आधा चम्मच फैक्ट्री या स्पटका भस्म डालकर सिकाई करें। कितना देर? 5 से 7 मिनट, सुबह शाम दोनों। कब? मलत्याग के बाद। दर्द तो मलत्याग के बाद ही होगा ना, तो जब मलत्याग के बाद होगा तो सिकाई भी मलत्याग के बाद कर लो। और गर्म पानी में बैठने से ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, कम होगा ज़्यादा होगा? बढ़ जाएगा। जहाँ पे ये बीमारी है वहाँ पे सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाएगी हमारी, नंबर ऑफ WBCs ज़्यादा पहुँचेंगी, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन ज़्यादा होगा, ठीक ना। इत्यादि तेल समझ गए ना। बैठने से फायदा क्या होगा? अब उसके बाद ये तो हो गया, मल त्याग के बाद आपको सिकाई कर लेनी है। लैट्रिन जाने से पहले क्या करना है? इत्यादि तेल मल द्वार में डालना है, इंसर्ट करना है, उंगली से लगाना नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? जैसे मात्रावस्थी, अनुमासन बस्ती, समझ रहे ना। तेल की मात्रा ज्यादा होगी, क्या करेगा? लुब्रिकेट करेगा। और क्या करेगा? अरे भैया हम लोग यहाँ स्नेहन स्वेदन करा रहे हैं। पंचकर्मा से पहले पूर्व तो हम क्या कराते हैं? स्नेहन स्वेदन। क्या करता है स्नेहन स्वेदन? स्नेहन करेगा, स्नेहन करेगा। स्रोत से कहाँ लाएगा? जोश में लाएगा पहला, ठीक है। इसलिए हमने सबसे पहले लैट्रिन जाने से पहले क्या डाला? तेल। शुरुआत हमारी कैसे हुई? मल त्याग के जा रहे हैं, पहले हम तेल डाल के जाएंगे मल त्याग से, ठीक ना। तो हमने क्या किया? हमने स्नेहन किया। तेल क्या करता है? वात का, है ना। अब पक्वाशय में बीमारी है, पक्वाशय वात का स्थान है, अपान वायु है। हमने क्या कर दिया? वात का समन कर दिया, समझिए ना। क्योंकि तीनों दोषों में कौन सबसे खतरनाक? वात। वात को कम कर रहे हैं। आयुर्वेद में पढ़ो भाई, और बिना बात करेंगे। ज्यादा तेल डालेंगे, वात का शमन होगा। पक्वाशय में वात का ज्यादा प्रकोप है। वात ही ऐसी होती है जो चलायमान होती है, एक स्थान से दूसरी जगह जाके पित्त और कफ को करके क्या करती है? तीनों दोषों, ये तीनों दोषों मिलकर क्या करेंगे? अगर अर्श बनाएंगे तो क्या क्या करेंगे? ममता को अर्श हो गया, माँ माता, मांस मेद और त्वचा, समझे ना। और भगंदर होगा तो नाम, रक्त और मांस, ठीक ना। तो छोड़ो उसको, लेकिन यही है कि हम क्या कर रहे हैं? तेल डाल रहे हैं, जाते ही तेल डाल रहे हैं, वात का शमन कर रहा है।